नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए तकरीबन 60 दिनों का वक्त गुजरा है और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब धीरे धीरे अपने पंख फैलाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रिपोर्ट कार्ड में नंबर अब जनता दे रही है और कैसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उनका कितना असर आने वाले मिशन 2019 में नजर आएगा, ये एक बड़ी पहेली है। ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर देश के जाने माने पत्रकार और इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी मौजूद रहेंगे, जो कि हमें बताएंगे और आप सभी दर्शकों से बारी बारी से सिलसिलेवार तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और सीधे तौर पर पेश करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का अब तक का रिपोर्ट कार्ड। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपने शपथ लेने के बाद जब आज 60 दिनों का वक्त पूरा कर लिया है मध्य प्रदेश की नई सरकार ने, नए मुख्यमंत्री ने, तो कैसे बारी बारी से वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं और सही मायनों में जो सबसे बड़ा वादा उन्होंने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से किया था, किसान वर्ग से किया था, कर्ज माफी का, क्या उसे लेकर मध्य प्रदेश की सरकार कामयाब रही है? सर, सबसे पहला जो लाजमी सवाल है, किस तरह से सर आप देखते हैं इस किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को और क्या वाकई में जनता का दिल, किसानों का दिल जीत लिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने? देखिए, कर्ज माफी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी अस्त्र था। बिल्कुल ठीक है। विधानसभा चुनाव के पहले जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी मंदसौर के पास पिपलिया मंडी में, तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस सरकार में आई तो हम 10 दिन में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस मामले में किसानों के साथ पूरी तरह न्याय किया। सत्ता में आने के बाद और मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद कमलनाथ ने जो पहला कागज साइन किया वो किसानों की कर्ज माफी का था। 56,000 करोड़ जो है का कर्ज माफ होना है और कोई छोटा मोटा काम नहीं, आसान काम नहीं है जी। ये तो कमलनाथ जैसे मैनेजमेंट में माहिर मुख्यमंत्री के ही बस की बात थी कि किस तरीके से उन्होंने सारे सिस्टम को मैनेज किया। बैंकों से बात की, ब्यूरोक्रेट से बात की, लोन भी अलग अलग तरह के थे, सहकारी बैंकों के थे, राष्ट्रीयकृत बैंकों के थे, सब बैंकों के सबसे बैंकर्स को कॉन्फिडेंस में लिया और अंततः इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी जी। जो निर्णय, जो बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी और जिस कागज पे सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के बाद दस्तखत किए थे, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। पैसा किसान के अकाउंट में आने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि 56,000 करोड़ का मामला है, लाखों किसानों के खातों में ये पैसा जाना। एक सिस्टम तो डेवलप करना पड़ता है, एक मैकेनिज्म रहता है कि भाई पहले हम कोऑपरेटिव बैंक के किसानों का माफ करेंगे, उसके बाद सीमित अवधि वाला माफ करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री बैंकों को आश्वस्त कर चुके हैं कि कर्ज माफी का ये जो पैसा है यह आप तक पहुंचेगा, हम इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी कुछ कम व्यवस्था थी, बात ये चली जब शुरुआती दौर में बात आई कि अभी 22-23 करोड़ ही सरकार वो कर पाएगी, तो उन्होंने एक उसका सिस्टम डेवलप किया और उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी संतोष का भाव है। शुरुआत हो चुकी है। नामली में 4 दिन पहले मुख्यमंत्री थे, 5 दिन पहले उन्होंने वहाँ किया, जिलेवार कार्यक्रम हो रहे हैं। आज सोनकच्छ में है, वहाँ कर रहे हैं वो घोषणा। उसके बाद नागलवाड़ी जाने वाले थे, झाबुआ में कल कार्यक्रम हो चुका है। तो मतलब सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि सरकार जो प्रमाण पत्र कर्ज माफी के किसानों को दे रही है वो कोई झूठे प्रमाण पत्र हैं। जा रहा है, खातों में पैसा जा रहा है। अच्छा, 2 लाख रुपए का कर्ज एक किसान का माफ होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा विलंब हो सकता है, अकाउंट में पैसा जाने में स्थिति थोड़ी सी समय लग सकता है, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था, मुझे लगता है कि इस फ्रंट पे कमलनाथ 10 में से 10 नंबर पाने के हकदार हैं, इसलिए कि एक बहुत बड़ी टास्क थी है, मतलब जिसमें सीधा फाइनेंस जुड़ा हुआ था, जिसमें वित्तीय प्रबंध जुड़ा हुआ था और उन्होंने बैंकों को सहमत किया। बैंकों का बड़ा अड़ंगा रहता है हमेशा कर्ज माफी के मुद्दे पे, वो ये मानते हैं कि पैसा हमको मिलना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पैसा आप तक पहुंचेगा और अभी भी उन्होंने कलेक्टर्स को कहा कि भाई ये तो कर्ज माफ तो हो गया, अब पैसा जो है किसानों के अकाउंट में जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसका आप तालमेल जमा के करिए। और पिछले 2 महीनों से मुझे लगता है कि सारी जो प्रशासनिक मशीनरी है वो इसी काम में लगी हुई है कि पूरा लिस्टिंग करना, बैंकों से तालमेल जमाना,
और उसके बाद पैसा जाने की शुरुआत जो है खातों में वो होना, ये काम शुरू हो चुका। बिल्कुल ठीक बात। तो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है जो कि शुरू हो चुकी है और किसानों की कर्ज माफी का जो बड़ा मुद्दा है उसे लेकर सबसे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्रांतिकारी कदम बढ़ाए हैं, ऐसा कहना है इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी का। और कहा यह भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने पहला फाइल यदि किसी को साइन किया तो वो किसानों की कर्ज माफी का मसला था। यहाँ पर वित्तीय संकट के दौर से जरूर गुजर रही है मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार, लेकिन बावजूद इसके तमाम चुनौतियों को पार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा तोहफा एक बड़े वर्ग को देने के लिए कदम बढ़ाए हैं। और जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे हैं 10 में से 10 अंक उन्हें यहाँ पर जनता दे सकती है इन 60 दिनों के रिपोर्ट कार्ड में। आगे बढ़ते हैं और अगले मसले की बात करते हैं। ये बड़ा मसला है क्योंकि जैसे ही कमलनाथ सरकार का गठन हुआ तो टीम कमलनाथ कैसी होगी, कैसा होगा मंत्रिमंडल और कौन कौन वो चेहरे होंगे जिन्हें कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा, ये तमाम जो है पुराने सवाल हो गए। कमलनाथ जी की टीम भी बन गई, इस टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया और कई बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन भी मध्य प्रदेश की नई सरकार में शुरू हो गया। लेकिन मंत्रियों के आचरण और मंत्रियों के जवाब देने के तरीके, सलीके और बयानबाजी को लेकर सवाल उठने लगे। तो ऐसे में टीम कमलनाथ को किस तरह से रिपोर्ट कार्ड में स्थान मिला है, कितने नंबर मिले हैं और इन 60 दिनों में क्या टीम कमलनाथ का परफॉर्मेंस अप टू डेट रहा है, जरा जानकारी ले लेते हैं। सर क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? कमलनाथ जी का मंत्रिमंडल कई विशेषताओं से भरा हुआ मंत्रिमंडल जी। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मंत्रिमंडल में सारे मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। बिल्कुल। कोई राज्य मंत्री नहीं, कोई उप मंत्री नहीं, कोई संसदीय सचिव नहीं। इसमें वो मंत्री भी हैं जो 5-5, 6-6 बार चुनाव जीत चुके हैं और वो मंत्री भी हैं जो दूसरी बार विधायक बने थे। एक तालमेल कमलनाथ ने जमाया है वरिष्ठ नेताओं का और पार्टी की जो नई पौध सामने आ रही है उनका। तो इसलिए मंत्रियों के व्यवहार, उनके आचरण और उनके बोलने के तरीकों को लेकर बड़ी मतभिन्नता की स्थिति सामने आ रही है। मुझे लगता है मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो ये मान बैठे हैं कि मंत्री बनने के बाद हम राजा हो गए हैं, अब हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, हमने जो कह दिया वो होना ही चाहिए। उसका नुकसान कमलनाथ को उठाना पड़ रहा है। जी, जी। कई मंत्री ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हमें जनता की सेवा करना है। 15 साल बाद अगर जनता ने हमें मौका दिया है तो हमें जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। वो मंत्री बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, कमलनाथ का अस्त्र बने हुए हैं, कमलनाथ के अनन्य सहयोगी के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरे मंत्री वो उस श्रेणी के मंत्री जो ये मान रहे हैं कि हमें अगर आज कमलनाथ जी ने के बहुत कम उम्र होते हुए, बहुत कम संसदीय अनुभव होते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया तो हमें उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए। वे सीख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स से तालमेल जमा रहे हैं, पार्टी के सीनियर लीडर से तालमेल जमा रहे हैं, सीख रहे हैं और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने में कई बार ऐसे मौके आए जब कमलनाथ मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बोलने की शैली को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पार्टी में लोगों ने सवाल खड़े किए और कहा कि अभी 1.5 महीना 2 महीना हुआ मंत्री बने ही नहीं और अभी से ये ऐसी बात करने लगे। तो उसका सरकार पे गलत असर भी पड़ा थोड़ा सा। कई बार मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा और स्थिति स्पष्ट करना पड़ी। संसदीय फोरम पे भी ऐसा हुआ, विधानसभा के फोरम पे देखिए बिल्कुल सही बात किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कही है कि मंत्री सदन में जवाब देता है तो उसकी जवाबदेही मंत्री की रहती है। ब्यूरोक्रेट्स जब भी जवाब बना के उनके पास लाएंगे तो ऐसा जवाब बना के लाएंगे जिसमें वो खुद पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो इसलिए मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है कि जो जवाब उनके पास आया है, अगर कोई अहम विषय है तो उस पर पार्टी के वरिष्ठ लोगों से, अपने से जो अनुभवी मंत्री हैं उनसे डिस्कस करें, या उन ब्यूरोक्रेट्स को जो जवाब बना के लाए उनको बुला के पूछे तो सही कि कहीं आपके जवाब के कारण सदन में पार्टी के लिए अप्रिय स्थिति तो नहीं बनना है। तो इसलिए ये निश्चित तौर पे ये सब चल रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं 3-4 फ्रंट पे सरकार को थोड़ा सा नीचा भी देखना पड़ा, मुख्यमंत्री को खुद स्पष्टीकरण देना पड़ा, मंत्रियों ने सदन में कुछ कहा, सदन के बाहर उनको कुछ कहना पड़ा। तो इस तरह की स्थितियां बनी है। तो मुझे लगता है कि इस फ्रंट पे सुधार की जरूरत है। और यदि हम समग्रता की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि 10 में से 6 या 7 नंबर पे ही आके मंत्रियों का जो आचरण है, उनके बोलने की शैली है, ये इस पे टिकती है, क्योंकि इसमें अभी सुधार की संभावना। और मैंने उसका कारण आपको बताया ना कि 3 स्तर के मंत्री हैं कमलनाथ मंत्रिमंडल में। मतलब अब आप अंदाजा लगाइए कि 6 बार विधायक बने गोविंद सिंह को भी कमलनाथ को डील करना पड़ रहा है और 2 बार
के विधायक और मंत्री बने, हनी बघेल और सचिन यादव, और इनको भी डील करना पड़ता। तो सब तरह का एक वो है, इसलिए कहीं ना कहीं अभी इस फ्रंट पे सुधार की मुझे लगता है कि जरूरत है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सुधार होगा, अनुभव के साथ साथ उनमें परिपक्वता भी आएगी। बहुत बड़ी बात, यहाँ पर एक सटीक विश्लेषण दे रहे हैं श्री अरविंद तिवारी जी, और बता रहे हैं हमें कि 10 में से 6 नंबर यहाँ पर टीम कमलनाथ को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का 60 दिनों का लेखा जोखा है, जो ब्यौरा है, जिस तरह की बयानबाजी है और जैसे जवाब सदन में दिए गए हैं, उससे तो कुछ ऐसा ही नजर आता है कि फिलहाल मंत्रियों के आचरण को लेकर, उनकी बयानबाजी को लेकर जरूर कमलनाथ को एक लगाम लगाना होगी, ताकि आने वाले दिनों में जनता जनार्दन मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड में भी नंबर बढ़ा कर दे सके। इस चीज को समझ भी रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण दो। बिल्कुल, कि कैबिनेट की ब्रीफिंग के लिए उन्होंने इसीलिए 6 मंत्रियों को अधिकृत कर दिया और कहा कि बाय रोटेशन ये लोग कैबिनेट की ब्रीफिंग करेंगे। पहले क्या रहता था कि एक मंत्री या 2 मंत्रियों के बीच में ये चीजें सीमित रहती थी। उन्हें लगा कि इस फ्रंट पे हमको ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को मौका देना चाहिए। दूसरा, ये दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी हैं जो पार्टी के मंत्री अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो उनको वो सचेत भी कर रहे हैं, फटकार भी लगा रहे हैं कि भाई आप अब जिम्मेदार पद पे बैठे हो, आपके द्वारा कोई भी दिया गया जवाब सीधा पार्टी की रीति नीति से जुड़ा हुआ माना जाता है ना, तो आप इसलिए जो भी जवाब दो वो सोच समझ के जवाब दो। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि लगातार कांग्रेस में ऐसा देखने में आता है कि अलग अलग गुट हैं, अलग अलग छत्रप हैं। ऐसे में तमाम लोगों को समग्र रूप से सरकार में बांधे रखना और मंत्री की भूमिका के साथ साथ पार्टी के रीति नीति और आचरण का भी ध्यान रखना एक बड़ी चुनौती होती है। और ऐसा कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ इस चुनौती को भी पार कर रहे हैं और पास हो रहे हैं 10 में से 6 नंबर लेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला पहलू यहां पर छूने की कोशिश करते हैं। राजनीति के मैनेजमेंट गुरु भी कहे जाते हैं कमलनाथ, क्योंकि केंद्र में लगातार एक बड़ा राजनीतिक अनुभव उनके पास रहा है और लगातार पार्टी के संगठन को चलाने का एक बड़ा तजुर्बा भी कमलनाथ के नाम के साथ जुड़ा है। ऐसे में जब उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो ये कहा गया था कि वो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेंगे और उन्हें किसी भी तरह के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। तो क्या वाकई में सीएम एक कामयाब सीएम बन पाए हैं और गवर्नमेंट का मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट गुरु संभाल पाए हैं? सर, कितने नंबर आप देंगे मध्य प्रदेश के? देखिए, कमलनाथ के मैनेजमेंट के मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीटों का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं था। जी, ठीक बात है। और जो 5 निर्दलीय विधायक जीत के आए थे, हालांकि वो 5 निर्दलीय वो थे जो कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इन 5 विधायकों को साधना एक बड़ी बात थी। मंत्रिमंडल में संख्या को लेकर एक संवैधानिक व्यवस्था है, उससे आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो कमलनाथ का पहला सक्सेसफुल मैनेजमेंट इन निर्दलीय विधायकों को साधना और अब तक साधे रहना, जबकि ये लगातार इन निर्दलीय विधायकों के साथ साथ 2 बसपा और 1 सपा का विधायक, जबकि ये विधायक लगातार बड़े आक्रामक तेवरों के साथ ये कहते रहे कि यदि हमें मंत्री नहीं बनाया, हमें सम्मान नहीं मिला, तो हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ ने आज तक उनको साध रखा है। बिल्कुल। दूसरा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती था कांग्रेस के लिए। उसमें भी हमें कमलनाथ के मैनेजमेंट को दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया या ऐसा दाव खेला कि बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। मतलब इसको उनके संसदीय अनुभव से जो उनको ज्ञान मिला था उसका नतीजा कहें, या जो उनके साथ एक अच्छी टीम काम करती है उससे मिली मदद कहें, कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के प्रस्ताव को मैदान में उतारने के प्रस्ताव ही सदन में नहीं ला पाई। ये कमलनाथ का दूसरा मैनेजमेंट। तीसरा, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ तो काम कमलनाथ ने कर दिया कि जो भी मंत्री बना वो कैबिनेट मंत्री बना। अब इतने सीनियर से लेके इतने जूनियर के बीच में एक तालमेल बना के रखना और ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका तालमेल, ये तीसरा मैनेजमेंट कमलनाथ का। फाइनेंशियल फ्रंट पे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश से विदा हुई तो बहुत लंबे कर्जे में छोड़ के गई थी, और किसी भी प्रदेश की यदि खस्ता आर्थिक हालत हो और केंद्र, वो भी उस स्थिति में जब केंद्र में विरोधी दल की सरकार हो, तो स्टेट को मैनेज करना बहुत मुश्किल जाता है। तो मैनेज भी कर रहे हैं। शिक्षकों को उन्होंने अभी 7वां वेतनमान दे दिया, संविदा कर्मचारियों के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिया। फाइनेंस से जुड़े ऐसे सारे निर्णय जो अच्छे वित्तीय प्रबंध के अभाव में लेना संभव नहीं थे, वो मध्य प्रदेश की खराब आर्थिक हालत होते हुए भी उन्होंने लिए। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में माहिर कमलनाथ का जो मैनेजमेंट है वो मध्य प्रदेश के लिए फायदे का सौदा तो साबित हो रहा है। डावोस कमलनाथ गए, वहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा की, वहाँ पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिले, समझा। प्रधानमंत्री मोदी
ये स्पष्ट संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से उनका तालमेल बहुत अच्छा है। जब वो मिले, मध्य प्रदेश से जुड़े बात की, तो उन्हें कहीं ना कहीं सकारात्मक जवाब मिला। तो ये सब कमलनाथ का मैनेजमेंट ही तो है कि इस मैनेजमेंट के कारण ही आज वो इस स्थिति में आ पाए हैं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी आर्थिक मोर्चे पे, प्रशासनिक मोर्चे पे, ब्यूरोक्रेट्स को देखें आप कि ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, एक बात जरूर आ रही है कि बहुत तबादले हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं विश्वास में तो लिया। आज जो प्रशासन तंत्र, खासकर जो मंत्रालय का वर्किंग स्ट्रीमलाइज हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि फाइलें पेंडिंग नहीं रह रही है, तुरंत निराकरण हो रहा है, महत्वपूर्ण निर्णयों में ब्यूरोक्रेट्स की राय ली जा रही है, ये सब ओनली ड्यू टू मैनेजमेंट तो हो रहा है कि ये उनका मैनेजमेंट है, इसी के कारण वो सब व्यवस्थित चला पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सख्ती से भी, जिसको कहे ना, परीक्षा लें तो भी हम 1 आध नंबर ही काट पाएंगे, 1 आध नंबर ही हम काट पाएंगे, और 10 में से 9 नंबर को हमें, हमारी कलम जो है वो कमलनाथ को 10 में से 9 नंबर देने। चलिए, बड़ी बात है, क्योंकि जब जब परिवर्तन होता है तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन जो है शाश्वत सत्य भी है। ऐसे में ये सत्ता परिवर्तन कहीं सही दिशा में मध्य प्रदेश को ले जा रहा है, कुछ ऐसा आकलन है देश के जाने माने पत्रकार श्री अरविंद तिवारी जी का। और मैनेजमेंट के मामले में, यानी कि सरकारी तंत्र के प्रबंधन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ बाजी मार रहे हैं। और पूर्व की सरकारों की तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर आईएएस और आईपीएस दोनों लॉबी को, यानी कि अफसरशाही को भी पूरी तरह से संभाल कर चला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सरकार की गति को बढ़ा रहे हैं। देखना बड़ा लाजमी हो जाएगा कि जब 10 में से 9 नंबर एक राजनीति के मैनेजमेंट महारथी नेता को मिल जाते हैं तो कैसे उसके मैनेजमेंट की परिभाषा बदलती है। और आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव की घड़ी बहुत निकट हो, बहुत नजदीक हो, तो ऐसे में ये मैनेजमेंट कैसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर उभर कर आता है। फिलहाल तो इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी ने 10 में से 9 नंबर दे दिए हैं मैनेजमेंट के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा वादा था कांग्रेस के वचन पत्र में, सबसे बड़ा वोट बैंक भी कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश का, क्योंकि युवाओं पर दोनों ही राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी थी। जहां एक और बीजेपी दावा करती थी कि उनका युवा मोर्चा बहुत मजबूत है, तो युवक कांग्रेस के सहारे कांग्रेस भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी और युवाओं के हितों की जब बात आई तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत कर दी। क्या वाकई में मध्य प्रदेश का युवा स्वरोजगार प्राप्त कर पाएगा? और जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कांग्रेस की सरकार ने, या कहा जाए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था, उसे वो पूरा कर पाएगी? कैसे इस चुनौती को पार कर पाएगी? और क्या युवाओं का दिल जीत पा रही है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इन बीते 60 दिनों में? सर, आपका क्या आकलन है युवाओं के मामले? देखिए, आज कमलनाथ इंदौर में थे जी, और उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर जो सभा को संबोधित किया, इसमें उन्होंने इंदौर को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की कि इंदौर की 164 बिल्कुल के नियमितीकरण की बात उन्होंने कही। जी, बहुत बड़ा फैसला है। जी जी। उस सभा में उन्होंने सबसे पहले बात बेरोजगार युवाओं की, उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और ये मेरा दर्द है। तो मैं चाहूंगा कि बेरोजगारी का जो अभिशाप है इससे हमारे युवा मुक्त हो। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उद्योगपतियों से अलग अलग फोरम पे जो कमलनाथ बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए उनको जो साधन सुविधाएं सहूलियत देने की बात कर रहे हैं, उसमें पहला मुद्दा ही उनका ये है कि आपको मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में आप उद्योग लगा रहे हो उस क्षेत्र के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना होगा। तभी आप मध्य प्रदेश में रियायती दर पे ज़मीन प्राप्त कर सकेंगे, आपको टैक्सेस में रियायतें दी जाएगी, आपके सारे केसेस सिंगल विंडो पे स्पीड से फाइनल किए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से 1 to 1 बात करना शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि 80 के दशक में अर्जुन सिंह जी ने जब मध्य प्रदेश में आइशर है, अशोका है, बड़ी बड़ी कंपनियों को, हिंदुस्तान मोटर्स को जब ज़मीनें दी थी, तब उनसे कहा था कि आपको मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये सारी जो जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री आई थी, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के लोगों को मिला। लेकिन धीरे धीरे जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आना कम हो गई है ना। और दूसरे जो इंडस्ट्रीज आ रही थी उनसे हम उनको बेनिफिट तो दे रहे थे, लेकिन उनसे कोई कमिटमेंट नहीं ले पा रहे थे। युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि मेरा वादा नहीं, वचन है आपसे कि मैं इसको बिल्कुल हर हालत में लागू करके मानूंगा। तो उस दिशा में उन्होंने काम शुरू कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता एक बड़ा अहम मुद्दा है और ये भी सीधा वित्तीय प्रबंध से जुड़ा मुद्दा है। इसकी जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार ने प्रबंध किया है और शुरुआत हो चुकी, मुझे लगता है कि बेरोजगारी भत्ता भी जल्दी शुरू हो जाएगा
और क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है। और दूसरा, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि बेरोजगारी भत्ता अपनी जगह है, लेकिन बेरोजगार युवाओं को रोजगार उससे बड़ी बात है। तो इस दिशा में सरकार के प्रयास शुरू हो गए हैं और मेरा मानना है कि सरकार यदि सख्त हो, सरकार यदि उद्योगों पे थोड़ा दबाव बनाए तो हमारे क्षेत्र के जिस भी क्षेत्र में उद्योग लग रहा है वहाँ के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकता है। हम आज देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश सकलेचा, उनकी बिल्कुल बात सही लगती है कि जिस तरह के हालात पिछले सालों में मध्य प्रदेश में बने, वो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलते गए और हम नई पौध तो तैयार करते गए लेकिन उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। तो एक तरीके से हम व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स तैयार कर रहे थे। आप देखते होंगे कि शहरों में जो अपराध हो रहे हैं, रोज हम पढ़ते हैं कि उसमें इंजीनियरिंग का स्टूडेंट शामिल था, MBA का स्टूडेंट शामिल था, फलाना। तो मजबूरी है, आपको आपका परिवार एक इंजीनियर बनाने में 5 लाख रुपए खर्च करता है और जब आप पास आउट होके और रोजगार की तलाश में जाते हैं तो 7,000, 8,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये का महीने का रोजगार मिलता है, जिससे आपका खर्च चलना मुश्किल है। तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते और यही जो पैसे की कमी है या बेरोजगारी है, ये गलत दिशा में कदम उठाने को युवा को मजबूर करती है। तो मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल इस दिशा में अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहना चाहिए। इंडस्ट्रीज से बिल्कुल सख्ती से कहना चाहिए कि आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको रियायतें देंगे, लेकिन आपको मध्य प्रदेश में अगर आप उद्योग स्थापित कर रहे हो तो आपको यहाँ युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। अभी TCS, इन्फोसिस को आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इनके लिए क्या नहीं किया। आज ये बाहर जो मध्य प्रदेश के युवा इनकी बाहर की यूनिट्स में वर्क कर रहे हैं उनको तो रोजगार देंगे, ये इन्होंने कहा है, उसमें इनका भी फायदा। लेकिन इनको चाहिए कि IT सेक्टर का जो एक बहुत बड़ा वर्ग युवाओं का बेरोजगार है, सरकार को इन पे दबाव बनाना चाहिए TCS, इन्फोसिस पे कि आप इनको अपने यार, भाई वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में कहीं पीछे नहीं है लेकिन उनको तलाश है, तो आप सरकार इन पे दबाव बनाए, रोजगार दिलवाए। तो मुझे लगता है इस दिशा में बहुत काम करने की भी जरूरत है। लेकिन जो कदम कमलनाथ ने बढ़ाए हैं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, उसका हमें जल्दी असर दिखना लगेगा। तो मुझे लगता है कि हम अभी इसमें बहुत जल्दबाजी न करें, इस इम्तिहान को हम थोड़ा समय दें, क्योंकि अभी आज की स्थिति में अगर हम मार्किंग करेंगे तो मुझे लगता है कि 6-7 अंक के आसपास ही आके कमलनाथ सरकार टिक रही है। क्योंकि जब तक अभी 50% रास्ता तय हो रहा है, लेकिन जब तक उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक मतलब हमारी ये युवाओं के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम सरकार के पक्ष में बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं, तो युवाओं के साथ नाइंसाफी। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर अभी मंजिल मिलना बाकी है, लेकिन कदम बढ़ाना सरकार ने तेज कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, और युवाओं को स्वावलंबी बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, कुछ ऐसा मकसद है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का। हालांकि मुख्यमंत्री की दूरदृष्टिता इसी बात से परिलक्षित हो जाती है कि जब जब वो नए निवेश को मध्य प्रदेश में लाने की बात करते हैं तो पहली प्राथमिकता मध्य प्रदेश के नौजवान को नौकरी देने की करते हैं। इसी से साफ हो जाता है कि संकेतों में ही सही, लेकिन कमलनाथ अपनी दूरदृष्टिता की जो है उसका जो प्रमाण है वो सीधे तौर पर अपनी बातों से परिलक्षित कर जाते हैं, यहाँ पर अभिव्यक्त कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसा देखने में आ रहा है कि जब से सरकार बदली है तब से ये अपराधों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर, मंदसौर, बड़वानी और चित्रकूट, इन तमाम घटनाओं ने मध्य प्रदेश की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो क्या क्राइम कंट्रोल के मामले में कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पिछड़ तो नहीं रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता के जहन में है, मन में है, जनमानस के यहाँ पर जहन में है। इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष क्या मानते हैं, सीधे उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे क्राइम कंट्रोल के मामले में, कहाँ कमी? जी जी, सीधा जनता से और अपराधों में वृद्धि होना कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस की लचरता को भी दिखाता है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद कानून और व्यवस्था को लेकर जो दृश्य बन रहा है, जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, वो आम आदमी के लिए चिंता का विषय बने हैं। और आम आदमी के मन में तो, अगर हम बहुत निष्पक्ष आकलन करें तो आम आदमी के मन में तो ये बात आ रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, अपराधी अनियंत्रित हो रहे हैं और पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है ना। तो चिंता का विषय जब जनता के लिए है तो सरकार के लिए होगा ही होगा। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि बहुत कम अवधि में मुख्यमंत्री 2 बार पुलिस के सारे आला अफसरों को तलब कर उनसे इस विषय पे संवाद कर चुके हैं। पुलिस मुख्यालय में पुलिस के जो टीम है
उसके साथ उनकी 2 बार जो चर्चा हुई है उसमें दोनों बार उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे पे, अपराधों के नियंत्रण के मोर्चे पे वो किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ सरकार असफल रही वहाँ उन्होंने माना भी है कि हाँ हमें इस बात, जैसे सतना की घटना जो दिल दहला देने वाली घटना थी, उसमें पार्टी में अलग अलग स्तर से अलग अलग बातें कही गई, उसके स्वरूप को लेके कुछ कहा गया, किसी ने बोला गाड़ी पे झंडा कुछ लगा था, लेकिन कमलनाथ ने माना कि हाँ अपराध हुआ है और अपराध को रोक नहीं पाना तो हमारी एक नाकामी है। अगर हम अपराध को रोक लेते तो हम उस नाकामी से नाकामी का जो ठप्पा लगना था हम पे बच जाते। दूसरा, उस नाकामी से बढ़कर के वो उन दोनों बच्चों की हत्या हो गई, तो वो एक मन में उनके टीस थी, तो उन्होंने अपनी सरकार की विफलता को, अपने अफसरों की विफलता को स्वीकारा, है ना। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलना। मुझे लगता है कि वर्दी का खौफ मध्य प्रदेश में कायम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में कुछ भी हो, ये तो था कि अपराधियों पर नकेल तो कसी हुई थी, और मुझे लगता है कि कोई भी मुख्यमंत्री इस मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन कभी नहीं अपनाता। और जिस हालात में जिस हाइट, जो पॉलिटिकल हाइट कमलनाथ की है और जो टीम उनके साथ है, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कमलनाथ की तरफ से कोई इस मामले में कभी कोई ढीला छोड़ा जाएगा, ढीलापन आएगा। वो बिल्कुल मुख्यमंत्री की भी यही मंशा रहेगी कि किसी भी हालत में अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण हो। हाँ, अपराध मतलब सख्ती से नियंत्रण से मेरा आशय है कि अपराध जो है, इस तरह के अपराध मतलब जिसमें कि जघन्य अपराध कहें कि या जिसको करेंगे गैंगस्टर्स, जिसमें गैंगवार वाली बात, ऐसी स्थिति तो कोई सीएम पसंद नहीं करेगा ना। तो इसलिए ये उनकी प्राथमिकता में, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में ये मुद्दा होगा ही, और होगा नहीं तो रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश, जिसके बारे में ये कहा जाता है, चलिए आंकड़ों पे अपन न जाएं, लेकिन सामान्यतः हमने भी देखा है कि मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की तुलना में मध्य प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य माना जाता था। यहाँ पे अपराधियों पर वर्दी का खौफ था, है ना। तो उसका वो हमने इंदौर जैसे महानगर में भी देखा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस फ्रंट पे कमलनाथ जी बहुत सख्ती से डील करेंगे, और करना चाहिए उनको, क्योंकि जनता की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। और जब अगर जनता ही अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तो उसके मन में अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति कैसे विश्वास का भाव जागेगा। तो इस फ्रंट पे मुझे लगता है कि अभी काफ़ी कुछ काम होना है, और इस फ्रंट पे कमलनाथ जी को अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहना चाहिए। तो मैं तो जो वर्तमान हालत मध्य प्रदेश के देख रहा हूँ, उसमें मैं कानून और व्यवस्था के मुद्दे पे और जो स्थितियाँ हैं उसमें मैं 6 से ज़्यादा अंक कमलनाथ सरकार को देने की स्थिति में नहीं। चलिए, बड़ी बात है। फिर भी यहाँ पर पास जरूर हो गए, लेकिन अभी सुधार की जरूरत है, क्योंकि ये जो अंक उन्हें हासिल हुए हैं ये औसतन हो सकते हैं, और अभी जनता के रिपोर्ट कार्ड में इन 60 दिनों के आगे भी बहुत सारे पहलू आएंगे, बहुत सारे मसले आएंगे, मुद्दे आएंगे, और वो तमाम तरह के पड़ाव आएंगे, उन्हें पार करना होगा मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ को। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनौतियां हैं अपार, और कैसे वो करेंगे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन तमाम जो चुनौतियां हैं उनका सामना, और किस तरह से कदम बढ़ाएंगे। सर, जाते जाते ऑल इन वन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने पास जरूर कर दिया है, लेकिन सुधार की गुंजाइश के साथ साथ कहां पर आपको लगता है कि दिशा में परिवर्तन होना जरूरी है? युवा वर्ग और किसान वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों को भी यहां पर साथ लेना होगा मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार। निश्चित तौर पर युवा और किसान के साथ मध्य प्रदेश के अन्य वर्गों को कमलनाथ जी को साथ में लेना पड़ेगा, और ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कमलनाथ जैसी इतनी हाइट के पॉलिटिशियंस ने जब मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो जनता की अपेक्षाएं भी उनसे बहुत बढ़ गई है। अभी व्यापारिक वर्ग के फ्रंट पे कमलनाथ सरकार को बहुत काम करना है, उसकी शुरुआत कर दी। जैसे उन्होंने एक गुमाश्ता लाइसेंस की एक प्रक्रिया थी, हर साल उस लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता था, उसमें बहुत पेचीदगी रहती थी, व्यापारी को अनावश्यक परेशान होना पड़ता था। उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको एक बार बनवाने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं करवाना पड़ेगा। मंडी टैक्सेस से रिलेटेड भी कई इश्यूज़ पे उनकी सरकार काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और है कि 15 साल बाद कांग्रेस सरकार में आई तो कांग्रेस के नेता अति उत्साही हैं, और उनका ये अति उत्साह जो है ना, ये पार्टी के लिए परेशानी का कारण भी बन रहा है। मतलब जो बहुत अपन खुल के बात करें तो जो नौकरशाह या जो सरकारी कर्मचारी आज से 3 महीने पहले बड़ी उससे कहते थे कि यार आप परेशान हो गए भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, कहीं ना कहीं अब वो कांग्रेस के नेताओं का या कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का रवैया उसको लेकर थोड़े परेशान भी दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने ये चूंकि कांग्रेस मास बेस पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसा नियंत्रण तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा नियंत्रण पार्टी के कार्यकर्ताओं, अनुशासन तो लाना पड़ेगा। दूसरा ये कि मंत्रियों को लेके बातें सुनने में आने लगी है कि मंत्री कार्यकर्ताओं के टेलीफोन नहीं उठाते हैं, मंत्रियों के आसपास धंधेबाज लोगों ने घेरा बना लिया है,
और वही लोग जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के आसपास मंडराया करते थे, उनसे काम करवाया करते थे, उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के अपनी घुसपैठ बनाना शुरू कर दिए। इस पे भी नियंत्रण बहुत जरूरी, क्योंकि इसका भी एक गलत मैसेज जाता। वो पार्टी का कार्यकर्ता जो इन लोगों से 15 साल प्रताड़ित रहा, वो यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री के नजदीकी व्यक्ति को कांग्रेस के मंत्री का नजदीक देखता है तो उसके मन में एक टीस होती है। तो इस पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमलनाथ जी के लिए ये एक चिंता का विषय है। और मतलब एक आदमी का 3-3, 4-4 बार 15 दिन के अंतराल में तबादला होना, भाई जो मुख्यमंत्री है या जो सरकार है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को तो उसकी बात मानना ही पड़ेगी। आखिर क्या मजबूरी ऐसी कि हम एक नौकरशाह के 3-3, 4-4 तबादले कर रहे हैं। तबादला ब्यूरोक्रेसी पे नियंत्रण का कोई मापदंड नहीं है। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2 या 3 ऐसे प्रशासनिक निर्णय लिए। उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव BK दुबे को सस्पेंड कर दिया। संतोष कुमार शर्मा उस जमाने के बहुत हाई एडेड नौकरशाह होते थे, मध्य प्रदेश के आवास और पर्यावरण सचिव थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के किसी मामले की कंप्लायंस में देरी की, अर्जुन सिंह ने उनको तत्काल प्रभाव से उस विभाग से हटा दिया। तो एक संदेश तो बहुत अलग तरीके से दिया जा सकता है। संदेश तो तबादले से सरकार आपसे खुश नहीं है, आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है, आपने कांग्रेस के लोगों पे बहुत प्रताड़ित किया, परेशान किया, तो उसका संकेत उस नौकरशाह को संकेत बहुत अलग तरीके से दिया जा सकता है। तबादला उसका हल नहीं है। और नौकरशाही तो आप देखिए उसकी संख्या तो सीमित है। आप आज किसी का तबादला कर रहे हैं, हो सकता है कि 2 महीने 4 महीने बाद आपको उसको कोई अच्छा पद देना पड़े। तो नौकरशाही को से नियंत्रण में लाने का तबादला कोई हल नहीं है। नौकरशाही पे आपकी प्रशासनिक पकड़, आप मुख्यमंत्री की प्रशासनिक पकड़, मुख्यमंत्री के मंत्रियों की प्रशासनिक पकड़ इतनी होना चाहिए कि वह जो जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं या जो कांग्रेस की रीति नीति है उसके मुताबिक काम करने लगे। तो इन तमाम फ्रंट पे अभी सरकार को काम करना पड़ेगा। और दूसरा, जो कांग्रेस के वचन पत्र में मुद्दे हैं उनमें से अभी मुख्यमंत्री जी ने आज ही कहा कि हमने 60 दिन हमें हुए और हमने लगभग 35 से 37 मुद्दे जो हैं वचन हमारे, उनको हमने पूरा कर दिया। तो वचनों की श्रृंखला भी बहुत लंबी है। धीरे धीरे उनको टेकअप करना पड़ेगा, पार्टी के लोगों को भरोसा में लेना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को भरोसे में लेना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी बहुत लंबी पारी कमलनाथ खेलेंगे। और अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, 60 दिन हुए हैं, इस पारी को आगे बढ़ाना है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं इन पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पैनी निगाहें जरूरी है, नियंत्रण जरूरी है, उनकी प्रशासनिक दक्षता जो है उसका आम आदमी को फायदा मिले। और अभी तक तो किसान और युवा ही लाभान्वित हुए हैं सरकार से। समाज के जो अन्य वर्ग हैं वो भी सरकार की ओर बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ सरकार को इस दिशा में भी अब प्रयास शुरू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। जब जागें तब सवेरा, यहाँ पर कुछ ऐसी कहावत को चरितार्थ करना होगा। और सीधे तौर पर यदि मध्य प्रदेश के विकास का सपना मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिखाया है तो उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ उन्हें जुटना होगा। किसान वर्ग से जुड़े तमाम राहत वो दे चुके हैं, युवाओं को रोजगार का वादा वो पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां और नित नई हैं। ऐसे में उन्हें तमाम अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए और रफ्तार तेज करनी होगी, ताकि सही मायनों में मध्य प्रदेश का विकास हो सके, विस्तार हो सके और मध्य प्रदेश को एक सुलझी हुई सूझबूझ भरी सरकार मिल सके। हमने आज पेश किया एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम के साथ समावेश रूप से कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। और देश के जाने माने पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी ने अपना अनुभव भी साझा किया। और ऑल इन वन कहा यह जा सकता है कि 60 दिनों में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ पास जरूर हो गए हैं, लेकिन अब भी कई तरह की मंजिलों को छूना उनका बाकी है। कई तरह की चुनौतियों का पार करना, उनका सामना करना भी अभी बाकी है। और आने वाले दिनों में ये देखना लाजमी हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव की परीक्षा के बाद कैसे वो अपनी रफ्तार और तेज कर पाते हैं। एमपी न्यूज का एक खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और इस रिपोर्ट कार्ड में आप कितने नंबर देना चाहते हैं, यदि आप फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टेलीविजन पर देख रहे हैं तो आप हमें फ्लैश हो रहे हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए सूचित कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। नमस्कार।